हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी 1 अक्टूबर के बाद एक चेंज आया है। और अक्टूबर मंथ की रिटर्न ही अभी फाइल होनी है जीएसटी 3B 20th को। उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे गई है तो उस पे भी आरसीएम है। अब आरसीएम कैसे है? अभी तक हमने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे तो देखा था कि उसमें आरसीएम है, वो भी किस कंडीशन में है ये भी मैं आपको भी वीडियो में बताऊंगी। तो आरसीएम जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है जीएसटी में, उसका दायरा थोड़ा और बढ़ा दिया है रीसेंट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। तो आपको कैसे डील करना है फॉर जीएसटी 3B ऑफ अक्टूबर मंथ, इसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट बनाया है कि पूरा किस चीज का आपको ध्यान रखना है आरसीएम के लिए, स्पेशली जब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रही है। तो सबसे पहले तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कैसे आपको डिसाइड करना है कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे करना है जीएसटी, एग्जेम्प्ट है, या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से पे करना है। तो जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो प्लेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए place of immovable property is very important for deciding the place of supply. If location of landlord and place of supply of immovable property is within the same state, एक ही स्टेट में लैंडलॉर्ड का भी प्लेस है, लोकेशन है, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी लोकेशन एक ही स्टेट में, उसी स्टेट में है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा। एंड जब लोकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड किसी और स्टेट में है और प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और स्टेट में है, तो उस केस में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और आईजीएसटी अप्लाई होगा। यहाँ पर जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो टेनेंट का लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंडलॉर्ड और इमूवेबल प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, लोकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड जयपुर है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी जयपुर है, लोकेशन ऑफ टेनेंट भी जयपुर है, तो इस केस में क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि लोकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी सेम स्टेट में है। लोकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड जयपुर है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी जयपुर है, और टेनेंट की जो लोकेशन है वो हैदराबाद है, तो इस केस में क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि लोकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो सेम स्टेट में है। अब देखते हैं हम, लोकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड तो जयपुर है, बट जो प्रॉपर्टी है वो बैंगलोर की है और टेनेंट जयपुर के हैं, तो यहां पर क्या लगेगा? आईजीएसटी, क्योंकि प्रॉपर्टी और लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लोकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड क्या है? डिफरेंट। वैसे ही जयपुर में जयपुर की है लैंडलॉर्ड की लोकेशन, बैंगलोर की लोकेशन है प्रॉपर्टी की, और टेनेंट पुणे के हैं, तो यहाँ पर भी आईजीएसटी लगेगा। तो ये तो प्लेस ऑफ सप्लाई की बात हो गई। अब कौन से अगर जो प्रॉपर्टी है कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पे गई है तो भी वो एग्जेम्प्ट हो सकती है, बट कंडीशन क्या है? वो प्रॉपर्टी अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट को दिए है एंड सर्टेन कंडीशन फुलफिल होती है। When GST is not charged on renting of property for commercial purpose, if a registered charitable trust or a registered trust owns and manage a religious place meant for the public, अगर प्रॉपर्टी आपने चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट को दी है और वो जो प्रॉपर्टी है वो रिलीजियस प्लेस के लिए, पर्पस के लिए है एंड ओपन फॉर पब्लिक है, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा अगर रेंट ऑफ दोज रूम इज लेस देन 1,000 पर डे, रेंट ऑफ शॉप एंड अदर स्पेस फॉर बिजनेस इज लेस देन 10,000 पर मंथ। द रेंट ऑफ कम्युनिटी हॉल, अगर वहां पर कोई कम्युनिटी हॉल है और वो ओपन और वहां का ओपन एरिया भी है, तो उसका रेंट भी 10,000 पर डे लेस होना चाहिए, तो जीएसटी एग्जेम्पशन रहेगी। अब हम देखते हैं, अगर कमर्शियल पर्पस और रेसिडेंशियल पर्पस, कब कब आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे आपको जीएसटी देना है। सबसे पहले हम कमर्शियल की बात करते हैं। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे गई है बट वो प्रॉपर्टी कमर्शियल नेचर की है, वहां पर हमें ये देखना है कि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और उसने अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड टेनेंट को रेंट पे दिया है कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से 18% से
जीएसटी जमा होगा। ये नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 में भी लिखा है। बट अगर अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है और वो रजिस्टर्ड टेनेंट को देता है, तो यहाँ पर आरसीएम की बात आती है 1 अक्टूबर 2024। यही बहुत इंपॉर्टेंट है अभी अक्टूबर मंथ की रिटर्न में। तो अगर आपके केस में ऐसा कोई आपके रिटर्न में ऐसा कोई केस है कि अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है और उसने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड टेनेंट को, तो वहां पर आरसीएम के तहत जीएसटी जमा करना पड़ेगा रिसिपिएंट को 18% से। ये है अक्टूबर। कोई भी वेयर हाउस हो सकता है, वेयर हाउस किसी पर्सन का है जो कि अनरजिस्टर्ड है और उसने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो उस केस में आरसीएम के तहत जीएसटी जमा करना पड़ेगा। बट अगर अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है और उसने अनरजिस्टर्ड टेनेंट को दिया है, तो उस केस में कोई जीएसटी जमा नहीं होगा, क्योंकि जो अभी चेंज लेकर आए हैं वो तभी लेकर आए हैं जब अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड पर्सन को देता है। वहां पर ये नहीं बताया गया है कि अनरजिस्टर्ड को रजिस्टर होना जरूरी है। देन उसके बाद है रेसिडेंशियल की हम बात करते हैं। रेसिडेंशियल में भी दो पर्पस हो सकता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट पे दी गई है या कमर्शियल पर्पस के लिए दी गई है। अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है तो वो स्ट्रेट अवे एग्जेम्प्ट है, मतलब कोई पर्सनल यूज पे लिया है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो जीएसटी नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। अब कमर्शियल पर्पस के लिए दिए। कमर्शियल पर्पस मतलब कि कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, वहां पर ऑफिस चल रहा है या फिर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको आपने रेंट पे दिया, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए उसने रेंट पे लिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, अब हम वो कमर्शियल पर्पस पे कवर होगा। उसमें हमें ये देखना है कि जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड टेनेंट है तो आरसीएम बेसिस पे 18% से जीएसटी जमा करना है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है बट पर्पस क्या है, कमर्शियल। वैसे ही अनरजिस्टर्ड टेनेंट है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। तो इसी का ही आपको ध्यान रखना है अक्टूबर मंथ में। और अभी तक क्या है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जब कमर्शियल पर्पस के लिए लेट आउट होती है टू रजिस्टर्ड टेनेंट, तो वहां पर तो आरसीएम हम अभी तक कवर कर रहे हैं। पर अब नया ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड ने रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तो वहां पर भी आरसीएम आ चुका है। अभी तक कमर्शियल प्रॉपर्टी में 20 लाख तक की छूट रहती थी। जब रजिस्टर्ड रहता था लैंडलॉर्ड तभी जीएसटी जमा होता था। कमर्शियल प्रॉपर्टी में अ, अगर अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है तो 20 लाख तक कोई जीएसटी नहीं। तो इसलिए सरकार ने ये देखा कि कमर्शियल पर्पस है, तो इस वजह से उस पे भी आरसीएम अट्रैक्ट करने लगा है। तो होप आपको ये क्लियर है कि अक्टूबर के बाद क्या चेंजेस है और आरसीएम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में कब कब जीएसटी लगेगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्स, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।